अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एफपीआईएसी पेपर 2022 सॉल्व एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। और पहले से निशान लगाए हुए हैं सारे एमसीक्यूज के मैंने। तो मैं अब समझाऊंगा कि ये जो आंसर्स मैंने निशान लगाए हैं ये कैसे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर सकूं। 2022 में एमसीक्यूज पिछले सालों की निस्बत कुछ थोड़े से डिफरेंट आए थे। वो थोड़ा सा उन्होंने कॉन्सेप्चुअल बेस बनाने की कोशिश की थी। और अगर आप देखें पास्ट पेपर्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं उस हिसाब से अगर आप इन एमसीक्यूज को देखें तो आपको थोड़ी सी इनमें जो है वो चेंज नजर आएगी। ये रूटीन से हट के थोड़े से ये एमसीक्यूज थे, गर्चे के इतने मुश्किल नहीं थे लेकिन इनमें कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे। तो अब जो है वो आपको रट्टे मारने से फायदा नहीं होगा। अब आपको चीजों को समझना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप जाके मैथ्स में अच्छे नंबर ले पाएंगे। अब रट्टे से वैसे भी पहले भी रट्टे से काम नहीं बनता था, लेकिन एमसीक्यूज जो हैं वो थोड़े बहुत पास्ट पेपर्स वाले रिपीट हो जाते थे। तो अब शायद पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज रिपीट ना हो उस तरह जैसे पहले होते थे, और अगर रिपीट हों भी तो फिर वो वैल्यूज चेंज कर देंगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन वो क्योंकि वैल्यूज जब चेंज हो जाएंगी तो आपका एमसीक्यू भी चेंज हो जाएगा। तो इन एमसीक्यूज को समझना बहुत जरूरी है। पहला एमसीक्यू हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यू है ये है द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये अगर आप देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल जो आखिरी स्टेप होता है, आंसर आने से पहले जो स्टेप होता है, ये वो स्टेप पे लाके उसने छोड़ दिया है। तो यहाँ तक जब हम आते हैं, अगर आपको याद हो, जब हम फैक्टराइजेशन के जरिए करते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन, तो जब ये वाला स्टेप आता है इसके बाद हम आगे जाके हम ईदर लिखते हैं। हम कहते हैं जी ईदर x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है फोर और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है माइनस वन। तो फोर और माइनस वन इसके आंसर हैं, ये जी फोर माइनस वन। तो उसने ये एमसीक्यू कहीं से बना बनाया नहीं है, ना आपकी एक्सरसाइज में है, ना ये पहले कभी एमसीक्यू आया है। उसको पता नहीं, जिस बंदे ने भी एमसीक्यू बनाया उसको बड़ा अच्छा तरीका आया, उसने कहा यार जिसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा उसे ये एमसीक्यू भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसने आखिरी स्टेप उठा के दे दिया। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, जो आखिरी स्टेप है वो उसने उठा के दे दिया। अब जिस बंदे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा उसे ये एमसीक्यू भी आता होगा। तो अच्छा एमसीक्यू बनाया था ये। दूसरा है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन px square plus qx plus 2 is equal to 0 are reciprocal of each other, then the value of p is। अब वो कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं अगर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है जी। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? सपोज एक रूट है अल्फा तो दूसरा है वन अपॉन अल्फा। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि अल्फा, एक रूट अल्फा है, दूसरा वन अपॉन अल्फा है। तो यहाँ से क्विक अगर मैंने काम करना है तो मुझे पता है अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, और ये दोनों क्या है, एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के इक्वल होता है, सी अपॉन ए। ठीक है। अच्छा, सी क्या है यहाँ पे? सी यहाँ पे ये टू है, तो सी की जगह मैं टू रख दूंगा। ए क्या है? ए जो है यहाँ पे पी है, ए की जगह मैं पी रख दूंगा। और ये दोनों जो है, क्योंकि अल्फा और वन अपॉन अल्फा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये अल्फा और वन अपॉन अल्फा कट जाएगा, यहाँ वन बच जाएगा। तो वन आ जाएगा टू अपॉन पी के इक्वल। तो पी को वहां ले जाओ, पी यहाँ डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो पी इज इक्वल टू टू आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। हमारे पास है ना, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। अब उसने ये बताया था कि यार ये जो रूट्स है ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट जो है ना वो वन अपॉन अल्फा है। सी की वैल्यू हमने देख ली टू थी, और ए की वैल्यू जो थी वो पी थी। तो ये अल्फा और अल्फा कट गए, यहाँ वन आ गया। इस पी को वहां ले जाओ तो पी इज इक्वल टू टू आंसर आ गया। ठीक है जी। आई होप समझ आ गई होगी। कहते हैं जी इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है बट
नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो रूट्स रैशनल होते, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल होंगे। अगर आपका वो नेगेटिव होता तो रूट्स फिर कॉम्प्लेक्स होते, और अगर जीरो होता तो रूट्स इक्वल होते। इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तब इक्वल होते हैं, और जब लेस देन जीरो होता है तो कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर ग्रेटर देन जीरो और परफेक्ट स्क्वायर तो रैशनल होते हैं, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हो और लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इररेशनल होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा है इररेशनल, ये आंसर है। इफ इन विच सिचुएशन एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई। याद रखना, एक्स वेरीज डायरेक्टली वाई का मतलब है यूं, यूं लिखा होगा। एक्स ये लिखा हुआ एक्स वेरीज डायरेक्टली, यानी एक्स और वाई आमने सामने होंगे। यहाँ पे एक्स और वाई आमने सामने नहीं है, ठीक है। या हम यहाँ पे इसकी जगह इक्वल लगाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू के वाई। इस तरह आना चाहिए, इक्वल के एक तरफ एक्स दूसरी तरफ वाई। तो ये भी नहीं है, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी नहीं है। इसमें ये एक्स दोबारा आ गया है, ये भी नहीं है, ये वाला है। क्यों? क्योंकि असल में ये किसकी वैल्यू है? ये के की वैल्यू है। एक्स इज इक्वल टू के वाई, ये आपका जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है। अच्छा जी, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। वो कहते हैं द आइडेंटिटी। अरे भाई जब आइडेंटिटी कह दिया तो फिर ये जो आइडेंटिटी होती है वो ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ट्रू होती है। वन वैल्यू के लिए, टू वैल्यू के लिए, थ्री वैल्यू के लिए नहीं होती ट्रू। जब हम कहते हैं आइडेंटिटी, इसका मतलब है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वो ट्रू होगी। छठा एमसीक्यू है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स थ्री है और वाई में टू है तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। अच्छा भाई हम क्या करते हैं, अगर हमें पता हो कि एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं और वाई में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम पहले एक्स इंटू वाई के अंदर जो है ना एलिमेंट्स मालूम करते हैं। एक्स में कितने थे? तीन थे। वाई में कितने थे? दो थे। तो थ्री टू जा सिक्स। एक्स इंटू वाई के अंदर सिक्स एलिमेंट्स होंगे। और ये जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन है, इसका मतलब इसका इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू की पावर एन। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू की पावर सिक्स। ये जो है ना ये एन होता है, तो ये आंसर है। पहले हम एक्स इंटू वाई के अंदर एलिमेंट्स मालूम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। थ्री टू जा सिक्स, और फिर टू की पावर सिक्स आंसर आ जाएगा। अच्छा ये भी बहुत जो है ना आसान क्वेश्चन है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आता हो। ये जो चीज है ना ये एक्स बार का फॉर्मूला होता है। एक्स बार होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब हमें ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। एक्स बार की वैल्यू दी हुई है 10, और ये सिग्मा एक्स की वैल्यू दी हुई है 7 + 9 के, और ये एन की वैल्यू दी है 7। जस्ट मैंने ये फार्मूला लिया, इस फार्मूले में मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब ये 7 वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा, 70 हो जाएगा। 70 इज इक्वल टू 7 + 9 के। फिर ये 7 जो है ना उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 9 के। ये आ गया 63। ये आ गया जी 9 के। अब मैंने के की वैल्यू मालूम करनी है, तो 63 के नीचे आ जाएगा, यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 9 के से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63। 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आगे है द वैल्यू ऑफ cosec x tan x। अब बहुत आसान, वैल्यू ऑफ cosec x tan x। भाई जो cosec x होता है, cosec x किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 1/sin के। यहाँ कर लेता हूँ आगे। ये जो cosec x होता है ये वाला, ये इक्वल होता है 1/sin के। और tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा कट गया, क्या बचा? 1/cos थीटा। और 1/cos थीटा secant थीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी। आगे है इन द गिवर सर्कुलर फिगर। ये सर्कुलर फिगर है, यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है? लेंथ ऑफ कॉर्ड मालूम करनी है। ये कॉर्ड क्या भला होती है? ये जो लाइन है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली जो मैं जिसको मैंने ब्लू कर दिया है, इस लाइन को कहते हैं कॉर्ड। CHORD, कॉर्ड। इस कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है। अच्छा ये ट्राइंगल बनी हुई है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड मालूम कर लूँ, ये वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर है सपोज, या बेस है।
अगर मैं ये साइड मालूम कर लूँ तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है। तो मैं पहले ये वाली साइड मालूम कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, सपोज मैं कहता हूँ यार ये बेस है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मुझे बेस मालूम करना है, बेस का स्क्वायर मालूम करना है, सही है। तो मैं क्या कहूंगा यार, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये 5 बड़े वाला जो है ना, ये 5 जो है ना हाइपोटेन्यूज है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, 4 का स्क्वायर आ गया 16, ये क्या बचा 9। और यहाँ क्या है, बी बी स्क्वायर है। यहाँ स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ। जो आपका बेस है, जो बेस है आपका वो आ जाएगा 3। तो ये वाली साइड 3 है। अगर अगर ये जो है ना 3 है ए वाली, तो ये वाली भी 3 होगी, ये वाली भी 3 होगी, ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। तो ये अगर ये वाली साइड 3 है तो ये वाली साइड भी 3 है। 3 प्लस 3 6, ये आंसर आ गया, ठीक है जी। अ लाइन हैज 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल इज, अच्छा यहाँ पे ना, अ लाइन दैट हैज 1 पॉइंट कॉमन, जो 1 पॉइंट कॉमन था वो टेंजेंट होता है। और जो 2 पॉइंट्स कॉमन होता है सर्कल के साथ वो सीकेंट होता है। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये सर्कल है ना, अगर एक लाइन ऐसे एक पॉइंट पे छूती हुई गुजर रही है ना, यहाँ से गुजर रही है, ऐसे ऐसे छूती हुई गुजर रही है एक पॉइंट पे सर्कल को, इसको टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट लाइन जो होती है ना, वो सर्कल को एक पॉइंट पे ऐसे कट करती गुजरती है। जो सीकेंट होती है वो ऐसे गुजरती है, एक यहाँ पे कट कर रही है यहाँ। अच्छा मजे की बात ये है, जो टेंजेंट है ना वो टच करता हुआ जाता है एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाता है। और सीकेंट जो है वो 2 पॉइंट पे कट करता हुआ जाता है। सीकेंट ऐसे कट करता हुआ जाता है और टेंजेंट टच करता हुआ जाता है, सही है। तो जब भी टेंजेंट आए तो आप समझ जाओ एक पॉइंट, टेंजेंट में, टेंजेंट कौन सी लाइन होती है जिसमें जो है ना सर्कल में और टेंजेंट में एक पॉइंट कॉमन होता है। और सीकेंट वो लाइन होती है जिसमें और सर्कल में 2 पॉइंट कॉमन होते हैं, ठीक है जी। अच्छा आगे ये अगेन जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये देखें जरा, ये जो एंगल है इसके दोनों सिरे कहाँ जा रहे हैं, एक सिरा बी पे जा रहा है और एक सिरा ए पे। और ये जो एंगल है इसके भी जो है ना, एक सिरा बी पे जा रहा है एक सिरा ए पे, ठीक है। तो इस एंगल के सामने भी ये वाली आर्क है, ये वाली आर्क, ये आर्क है। और ये जो एंगल है ये वाला, इसके सामने भी ये वाली आर्क है। लेकिन फर्क क्या है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये सेंटर में है, और ये जो एंगल है ये सरकमफ्रेंस पे है, ठीक है। अगर दोनों एंगल एक ही जगह पे जा रहे हो, दोनों एंगल्स के आर्म एक ही जगह पे जा रहे हो, एक ही पॉइंट पे, सेम जगह पे, जैसे ये एंगल है ये भी यहाँ पे आ रहा है, ये सेंटर वाला और ये वाला पॉइंट भी इस पॉइंट पे आ रहा है। और ये भी इधर इस पॉइंट पे आ रहा है, दूसरा भी इस पॉइंट पे आ रहा है, दोनों सेम पॉइंट पे आ रहे हैं एंगल्स। तो जो सेंटर वाला एंगल होता है ना ये डबल होता है, ये वाला आधा होता है। यानी अगर ये 130 है ना तो 130 को 2 से डिवाइड कर दो, 130 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये वाला जो एंगल है ये 65 होगा। सरकमफ्रेंस के ऊपर जो एंगल होता है वो सेंटर वाले एंगल का आधा होता है। तो ये 130 है ना, तो ये वाला जो है ना 130 डिवाइडेड बाय 2 होगा, 130 डिवाइडेड बाय 2 65 हो गई। याद कर लें, आसान है। अच्छा यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही आपका जो है ना कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ये देखिए, ये जो एंगल है इसके दोनों कहाँ आ रहे हैं, इस जगह आ रहे हैं ना। ये जो एंगल है इसकी दोनों आर्म जो है इस जगह पे आ रहे हैं। और इस एंगल के, ये जो एंगल है इसके तो भी दोनों आर्म भी वहीं पे आ रहे हैं। तो अगर ये एंगल 30 है, अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 30 होगा। अच्छा अगर ये 30 है, ये सीधी लाइन है ना, तो ये एंगल हमें मालूम करना है, ठीक है। ये एक्स है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एक्स है। अच्छा अगर ये 30 है तो पूरे का पूरा ये जो एंगल होता है ये 180 होता है। 180 में से ये वाला 30 निकाल दो, ये वाला, तो पीछे ये जो एंगल है ये बचेगा 130 में, 180 में से 30 निकाल दो, 150 बचेगा। आई होप समझ आ रही होगी भाई। इस एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम जगह पे आ रहे हैं इस जगह, तो ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। ये एंगल कहाँ आ रहा है, इसका एक एंड, एक ये रहा और एक ये रहा, इन 2 पॉइंट्स पे आ रहे हैं। और ये जो एंगल है ये भी यहीं पे और यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो
ये दोनों एंगल जो हैं इनको सब एक ही सेम आर्क सबटेंड कर रही है, ये वाली आर्क। ये जो एंगल है ये इसके सामने जो है ना ये वाली आर्क है, और इस एंगल के सामने भी यही वाली आर्क है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये एंगल 30 का है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। ठीक है, ये भी 30 हो गया। अब हमें ये वाला एंगल मालूम करना है, ये वाला, ये जो एंगल एक्स मालूम करना है। टोटल हमारे पास जो लाइन होती है, ऐसे लाइन होती है, टोटल एंगल हमारे पास ये जो है ना 180 होता है। तो 180 में से ये 30 निकाल दो, पीछे क्या क्या बचेगा, 150 बचेगा। ठीक है जी। अच्छा, अगला एमसीक्यू है, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कैसे? अगर आप ऐसे सर्कल ले लें, ये एक डायमीटर है, ये एक एंड पॉइंट है, और ये एंड पॉइंट है। अगर एक टेंजेंट यहाँ से गुजारो तो एक टेंजेंट यहाँ से गुजारो, तो ये दोनों जो टेंजेंट है ये एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है। अच्छा, अगला एमसीक्यू आ गया जी, द ट्रायंगल विद साइड। अब ये तीन साइड्स दी हुई हैं, इनमें जो छोटी दो साइड है उनको ए बी कह दो, और जो बड़ी साइड है उसको सी कह दो। अब आप क्या करो, अब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करो, और उसको सी स्क्वायर से कंपेयर करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करो, और उसको सी स्क्वायर से कंपेयर करो। सही है। अब मैं बताता हूँ क्या होगा। अगर ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इन दोनों, ये जो ए और बी है, इन दोनों का स्क्वायर लेके प्लस करोगे, अगर वो सी स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ये बड़ा आएगा, इसका मतलब है सी साइड छोटी है, फिर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। और अगर ये सी की वैल्यू बड़ी आएगी, सी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आएगी, इन दोनों का सम, इन दोनों का जो आंसर है वो छोटा आएगा, और सी स्क्वायर का आंसर बड़ा आएगा। अगर सी वाला आंसर बड़ा आएगा, इसका मतलब है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है जी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 8 8 64 प्लस 15 15 225, और 17 17 जो है ना, मेरा ख्याल है 289 होता है। तो इन दोनों को प्लस करें तो वो हो, इन दोनों को प्लस किया तो ये तो 289 आ रहा है, इक्वल आ रहा है भाई। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये इक्वल ना आ रहा होता, ठीक है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर बड़ा आ रहा होता से, तो फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती, और अगर छोटा आ रहा होता तो फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होती। ये जहन में रख लें, ये याद कर लें। पता है कहाँ से ये बातें आई हैं? एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये नाइन्थ क्लास की जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो नाइन्थ क्लास की बुक है। ये नाइन्थ क्लास की बुक है, पेज नंबर 241, क्लास 9 मैथ्स। इसमें ये देखो, देखो ये दिया हुआ है, if a square plus b square is equal to c square, the triangle is right. If a square plus b square is greater than c square, then the triangle is acute. If a square plus b square is less than c square, the triangle is obtuse. अगर सी स्क्वायर बड़ा होगा ना, अगर सी स्क्वायर बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी। अगर सी स्क्वायर छोटा होगा ना तो एक्यूट एंगल होगी, और इक्वल होगा ना तो राइट एंगल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं क्लास 9th की। और क्लास 9th की बातों को लेके उन जालमों ने क्लास 10th का एमसीक्यू बनाया है, ये वाला। ये जो आपका 14 नंबर एमसीक्यू है, इसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो क्लास 9th मैथ्स में दी हुई है, लेकिन उन्होंने आपसे क्लास 10 मैथ्स में पूछ लिया है। इसका मतलब है क्लास 10th के एग्जाम के लिए आपको क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था वो बातें भी याद होनी चाहिए। अच्छा जी, चलते हैं अगला जो है ना, बस अब एक ही एमसीक्यू रह गया है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लेकिन इसे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा इससे। कहता है, एक जी जो है ना एक फंक्शन है फ्रॉम, जी जो है ना एक रिलेशन है, या जी कोई फंक्शन या रिलेशन है, फ्रॉम एक्स टू वाई, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स। अच्छा, अब ये जो है ना, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, देखिए यहाँ से, ये देखिए ये तीर का निशान लगा हुआ है और ये जी लिखा हुआ है। अच्छा, ए को मिलाया हुआ है 1 से, बी को मिलाया हुआ है 2 से, सी को छोड़ दिया है, और डी को मिलाया हुआ है 3 से। अब वो पूछ रहा है कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है। अच्छा, सब्जेक्टिव फंक्शन कोई भी नहीं होता था ये, सब्जेक्टिव नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, वो सरजेक्टिव होता है, सरजेक्टिव, आर होता है। तो पहली बात तो ये है
कि क्या हो गया इसको, पेन को मसला हो गया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये सब्जेक्टिव जो है ना, ये किसी फंक्शन का नाम ही नहीं है, और इंजेक्टिव फंक्शन ये नहीं है। बाइजेक्टिव फंक्शन, पहली बात तो ये है कि ये फंक्शन ही नहीं है, लिखा है ना नॉट अ फंक्शन। क्यों? फंक्शन होने के लिए दो शर्तें हैं। फंक्शन होने के लिए दो शर्तें क्या है? कि एक्स टू वाई है ना, तो ये जो वाला सेट है ना, ये वाला जो सेट है, सेट, इसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ना वो यूज होने चाहिए। इसके अंदर ये सी यूज नहीं हुआ तो ये वायलेशन है। फंक्शन के लिए जरूरी है कि ये सब के सब यूज हो, और एक दफा यूज हो, डबल भी यूज ना हो। अच्छा, सपोज अगर अगर उन्होंने इसको यूज किया होता, इस सी को यूज किया होता ऐसे, और सी को फिर यहाँ भी यूज किया होता, इसको दो दफा सी को यूज किया होता फिर भी फंक्शन नहीं था, और सी को छोड़ दिया फिर भी फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने सी को ऐसे मिलाया होता, या ऐसे ना मिलाया होता, ऐसे मिलाया होता, फिर भी ठीक था। यहाँ जो है इस जगह पे सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे यूज होने चाहिए। पहली बात है कि सारे के सारे यूज होने चाहिए, कोई रह ना जाए। दूसरी बात यह है कि कोई भी डबल यूज नहीं होना चाहिए, सिंगल यूज होना चाहिए। सिंगल लाइन जा रही है, सिंगल लाइन। हाँ, यहाँ वाले डबल यूज हो सकते हैं। यहाँ वाला ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ये ए भी वन पे आ रहा है, बी भी वन पे आ रहा है, सी भी वन पे आ रहा है, डी भी वन पे आ रहा है, स्टिल ये फंक्शन होगा। इनसे हमें लेना देना नहीं है कि ये यूज हुए नहीं हुए, हमें इनसे लेना देना है, ये वाले जो हैं ये। तो फंक्शन के लिए शर्त क्या है? फंक्शन के लिए शर्त है कि ये सारे के सारे यूज हों, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो क्योंकि ये यूज नहीं हुआ तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई डिफिकल्टी है तो मुझे जो है ना कमेंट्स में बताएं, सो दैट कि फिर मैं मजीद जो है वो, अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो फिर मैं जो है ना और वीडियो बनाऊं और अच्छे तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूं। तो चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।